नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य। इस वीडियो में हम लोग भारत में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो की पॉइंट्स इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे परिचय, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोटेक्टेड एरिया यानी संरक्षित क्षेत्र, और उस संरक्षित क्षेत्र को लेकर के राज्य सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र की घोषणा फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र की घोषणा डिस्कस करेंगे, और अंत में हम लोग भारत में शीर्ष 10 सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान, टॉप 10 लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम विवेक कुमार है, मैं आप सभी का पीएससी जर्नी फैमिली में स्वागत करता हूँ। सबसे पहला की पॉइंट्स यहाँ पे है इंट्रोडक्शन को लेकर के। परिचय तो नेशनल पार्क्स इन इंडिया एक्ट, ये ध्यान रखिएगा, दिस इज एक अधिनियम है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक आवास और शिकार प्रदान करके जानवरों के संरक्षण के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में कार्य करते हैं। तो जितने भी नेशनल पार्क्स आपको भारत में देखने को मिल रहे हैं, उनका काम ही है कि वो एनिमल्स को क्या करना है, प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, नेचुरल हैबिटेट और किसी भी तरह के शिकार से उनको संरक्षित करना है, प्राकृतिक आवास और शिकार प्रदान करके जानवरों के संरक्षण के लिए उपयुक्त स्थान, एक ऐसा जगह को क्रिएट करना है जहां पे वो अपने सुरक्षित रह सके, उन्हें किसी भी तरह का कोई भी खतरा ना हो सके, ठीक है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज लाइक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज, उनके विकास के कार्यों को लेकर के, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जैसे जो औद्योगिक गतिविधियों की बात यहाँ पे कही जा रही है, फॉरेस्ट्री की बात कही जा रही है, पोचिंग, हंटिंग एंड कल्टीवेशन आर नॉट परमिटेड। इन जगहों पर इस तरह की एक्टिविटीज़ को यहाँ पे पूरी तरह से प्रिवेंट किया गया है। विकासात्मक गतिविधियाँ, औद्योगिक गतिविधियाँ, वानिकी, अवैध शिकार और खेती जैसी मानव जनित गतिविधियों की अनुमति इन सभी जगहों पर नहीं होती है, ठीक है। द बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क आर वेल डिफाइंड, इनकी बाउंड्रीज जो होती है बहुत अच्छी तरह से इसको क्या की जाती है, निर्मित की जाती है, परिभाषित की जाती है, बनाई जाती है, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी निजी कार्य इसके अंदर में, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर में अनुमति नहीं होती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय उद्यानों की सीमाएं अच्छी तरह से परिभाषित है और राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी निजी गतिविधियों की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जानते हैं भारत की राष्ट्रीय उद्यान, भारत में राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क्स इन इंडिया के बारे में देख सकते हैं। नेशनल पार्क्स में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस देखने को मिलते हैं एज कंपैरिजन टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एक राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव अभयारण्य की तुलना में अधिक प्रतिबंध रहते हैं, ताकि हम किसी भी तरह के किसी भी जानवर को, किसी भी तरह के किसी भी जीव को हम क्या कर सके, उसको नुकसान ना पहुंचा पाए, ठीक है। मानव के द्वारा या किसी भी चीज़ के द्वारा उनको क्षति ना हो, वो प्रोटेक्टेड रहे और किसी भी तरह के उनको हानि ना पहुंचे। उनकी सीमाएं निश्चित होती है और डिफाइंड होती है, ये भी बात ध्यान रख सकते हैं। देयर बाउंड्रीज आर फिक्स्ड एंड डिफाइंड एज कंपेयर टू द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड, यहाँ किसी भी मानव गतिविधि की अनुमति नहीं होती है, ये ध्यान में रख सकते हैं। दे कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ अ सेंचुरी, वो उनकी स्टेटस, जो स्टेटस नेशनल पार्क्स की है, अगर उसमें किसी भी तरह का कुछ भी एक्टिविटीज़ वगैरह अगर स्टार्ट हो जाए तो वो फिर नेशनल पार्क्स नहीं रहता। नेशनल पार्क्स में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नहीं देखने को मिलते उस टाइप के। तो अगर वो रिस्ट्रिक्शंस में कमी अगर एक तरह से आने को लग जाए तो वो फिर नेशनल पार्क्स ही नहीं रह पाएगा, वो फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर के आ जाएगा। तो उस लेवल का जो रिस्ट्रिक्शंस है, उस लेवल में किसी भी तरह की कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है नेशनल पार्क्स में, ये ध्यान रख सकते हैं। दे कैन नॉट बी डाउनग्रेडेड, उन्हें अभयारण्य की स्थिति में डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता है, उनका एक सबसे टॉप स्टेटस है और वही स्टेटस उनका बरकरार रखा जाता है, ठीक है। नेशनल पार्क्स कैन बी डिक्लेयर्ड बोथ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, राष्ट्रीय उद्यानों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा घोषित किया जाता है, निर्मित किया जाता है, ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर। नेशनल पार्क्स इन इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो भारत में राष्ट्रीय उद्यान IUCN श्रेणी 2
संरक्षित क्षेत्र में है, यानी IUCN कैटेगरी 2 प्रोटेक्टेड एरिया में ये आपके आते हैं नेशनल पार्क, जितने भी भारत में आपको देखने को मिलते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में स्थापित किया गया था, हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जिसको आज हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है उस नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान IUCN श्रेणी 2 में संरक्षित क्षेत्र रहता है, और पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली नेशनल पार्क, याद रखिएगा 1936 में, आज के डेट में जिसे हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, उसका नाम पहले हैली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था 1936 को। 1970 तक भारत में केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे, केवल 5 ही नेशनल पार्क थे। कब तक? 1970 तक। ठीक है, इंडिया ओनली हैड 5 नेशनल पार्क्स। 1972 की अगर हम लोग बात करें तो 1972 में एक कानून आया जिसका नाम क्या था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 1972 में भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट टाइगर को संरक्षण निर्भर प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया। 1972 तक जो टाइगर थे वो एक तरह से पूरी तरह से इंडेंजर्ड स्पीसीज हो रहे थे भारत में, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए 4-5 राज्यों के द्वारा केंद्र सरकार के पास गया और उन्हें बोला गया कि आप हमारे राज्यों में कानून बनाएं प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के, ताकि हम अपने राज्य में टाइगर को प्रोटेक्ट कर सके। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट निकल करके आया 1972 में, और उसी टाइम पे ही प्रोजेक्ट टाइगर भी निकल करके आया कि किस तरह से हम इनको कंजर्व करेंगे, है ना, टू सेफगार्ड द हैबिटेट ऑफ कंजर्वेशन रिलायंट स्पेसेस की बात यहाँ पे कही जा रही है, यानी संरक्षण निर्भर प्रजातियों के आवासों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया। ठीक है, ताकि टाइगर हमारे यहाँ से एक्सटिंक्ट ना हो सके, विलुप्त ना हो सके, इसकी संख्या दिनों दिन घट रही थी, उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा सके। घटने का रीजन भी क्या था? डिफॉरेस्टेशन, वनों का कटना, है ना, या फिर पोचिंग, शिकार करना, ये सारे आपके रीजंस आपको देखने को मिलते थे टाइगर के इंडेंजर्ड स्पेसिस में, विलुप्त कैटेगरी के अंदर में आने को लेकर के। जून 2021 की बात करें, लास्ट ईयर की बात करें, 106 नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा भारत में। आप देख सकते हैं 1970 में से पास था, 2021 की बात करते हैं। ठीक है, तो 50 साल में आप देख सकते हैं 106 नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा। एरिया की अगर हम लोग बात करें 40,501.13 किलोमीटर स्क्वायर में ये आपका फैला हुआ है। इंडिया कैटेगरी 2 कैटेगरी में 1.33% ऑफ इंडिया टोटल सरफेस एरिया। तो भारत के टोटल सरफेस एरिया की बात करें, कुल सतह क्षेत्र की बात करें, तो उसमें 1.33% यहाँ पे आपका जो है वो कंट्रीब्यूशन किसका है? 106 नेशनल पार्क का है। ये ध्यान रखिएगा, जिसका टोटल एरिया 40,501 स्क्वायर किलोमीटर है, ये ध्यान में रख सकते हैं लास्ट ईयर जून 2021 के डेटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्लियर। ये सारे आपको हिस्टोरिकल पोर्शंस आपको कवर हो रहे हैं, एक तरह से बेसिक पार्ट्स आपको कवर कराया जा रहा हूँ। फिर इसके बाद जो आपका सीरीज आएगा, यानी ये सीरीज में आज का बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो आज का पूरा लेक्चर ही एक इंट्रोडक्शन है। कल से आपको हर एक नेशनल पार्क के बारे में एक दिन हम लोग उसके बारे में शॉर्ट वीडियो डिस्कस करते हुए चलेंगे, जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन किस जगह पे कौन कौन सा नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और वो किस तरह से महत्वपूर्ण है, वो किस लिए फेमस है, वो सारी बातें हम लोग वहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे इसी टाइम रेगुलर बेसिस पे 2 बजे। अब प्रोटेक्टेड एरिया की बात करते हैं, संरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं, और संरक्षित क्षेत्र को यहाँ पे किस तरह से घोषणा किया गया है, संरक्षित क्षेत्र का कौन राज्य सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई है उसके बारे में जानते हैं। तो प्रारंभिक अधिसूचना जो दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से, नोटिफिकेशन जारी किया गया था, डिक्लेयर किया गया था कि इंटेंशन टू कंस्टिट्यूट एन एरिया विद इन और आउटसाइड एनी रिजर्व फॉरेस्ट एज ए सेंचुरी और नेशनल पार्क ऑफ इट कंसिडर्ड दैट सच एरिया इज ऑफ एडिक्वेट इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, geomorphological, natural, geological significance for the purpose of protecting, propagating और developing wildlife और its environment। देखिए, प्रारंभिक अधिसूचना जो इनिशियल में जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था, उसमें ये साफ साफ बोल दिया गया था, किसी आरक्षित वन के भीतर, किसी आरक्षित यानी रिजर्व फॉरेस्ट की बात कही जा रही है, के भीतर या बाहर किसी भी क्षेत्र को, चाहे वो अभयारण्य हो, चाहे वो राष्ट्रीय उद्यान हो, के रूप में गठित करने के अपने इरादे की घोषणा कर सकती है, यदि वह मानती है कि ऐसा क्षेत्र पर्याप्त परिस्थिति, यानी अगर कोई भी
फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के अंदर कोई ऐसा एक एरिया है जो लगता है कि हाँ हमें उसे नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हमें कंसिडर करना है, तो उसके लिए हमें वो एरिया में देखना पड़ेगा कि वो एरिया पूरी तरह से इकोलॉजिकल है कि नहीं है, फॉनल है कि नहीं है, वहाँ पे सभी प्रकार के आपके प्रजाति मिलते हैं कि नहीं मिलते, जीव है कि नहीं, पुष्प है कि नहीं, भू आकृति विज्ञान, यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, एक नेशनल पार्क की, वो सारी चीज़ें वहाँ पे है कि नहीं है, प्राकृतिक या वन्य जीव या उसके पर्यावरण की रक्षा या प्रचार या विकास के लिए उद्देश्य से प्राणी शास्त्रीय महत्व, ये सारी चीज़ें है कि नहीं, जिसके बेसिस पर जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जीवों को विकसित होने के लिए, उनके सेफ्टी के लिए, उनके प्रिजर्व के लिए, है ना, एक इन्वायरमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, तभी जा करके हम उसको क्या करेंगे, हम उसको एक तरह से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम उस एरिया को उसको प्रोटेक्टेड एरिया घोषित कर देंगे। ठीक है, फाइनल नोटिफिकेशन क्या आया था, अंतिम अधिसूचना स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। इनिशियल नोटिफिकेशन के जब जारी किया गया था, प्रारंभिक अधिसूचना जब जारी होने के बाद, एंड द पीरियड फॉर प्रेफरिंग क्लेम्स हैज इलैप्स्ड, यानी दावों को प्राथमिकता देने के अवधि समाप्त हो जाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया स्पेसिफाइंग द लिमिट्स ऑफ द एरिया, यानी राज्य सरकार उस क्षेत्र की सीमाओं को निर्दिष्ट करते हुए अधिसूचना जारी कर सकती है which can be comprised within the sanctuary and declare the said area shall be a sanctuary or national park, जो अभयारण्य के भीतर शामिल हो सकती है और घोषित क्षेत्र एक अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा सकता है फ्रॉम सच डेट एज में बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, ऐसी तारीख से पार्क करे जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए। तो ये ध्यान रख सकते हैं। तो उस तरह के एरिया जो इनिशियल नोटिफिकेशन में जो चीज़ें की पॉइंट्स जारी किए गए थे, उस तरह के अगर सारे की पॉइंट्स किसी पर्टिकुलर एरिया में सुटेबल बैठते हैं तो उस एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क घोषित किया जाएगा। ये यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा है, उस एरिया को प्रोटेक्टेड एरियाज के अंदर में डिक्लेयर किया जाएगा, ये कहा जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। क्लियर, डन। नेक्स्ट पॉइंट जो था, डिक्लेरेशन ऑफ द प्रोटेक्टेड एरिया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी केंद्र सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र की घोषणा की बात यहाँ पे कही जा रही है। तो केंद्र सरकार के द्वारा उस एरिया को डिक्लेयर किया गया है बेसिकली प्रोटेक्टेड एरिया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क, जो इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट द एरिया इज ऑफ एडिक्वेट, देखिए उस वह एरिया एक इकोलॉजिकल, प्रॉपर इकोलॉजिकल हो, फॉनल हो, फ्लोरल हो, जियोमॉर्फोलॉजिकल हो, नेचुरल हो, जूलॉजिकल सिग्निफिकेंस हो, फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग, प्रोपागेटिंग और डेवलपिंग वाइल्ड लाइफ और इट्स एनवायरनमेंट, यानी केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान तभी घोषित कर सकती है यदि वह संतुष्ट है कि क्षेत्र पर्याप्त पारिस्थितिक है, जीव है, पुष्प है, भू आकृति विज्ञान है, प्राकृतिक है, प्राणी शास्त्रीय है, महत्व का है, वन्य जीव की रक्षा करता है, प्रचार है या विकास के उद्देश्य से या उसके वातावरण में जो एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट होती है एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर के, प्रॉपर जीव को विकसित होने को लेकर के, सभी जानवर के लिए वो सारे सुटेबल हो इन्वायरमेंट, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो किसी जीव को लेकर के या पुष्प को लेकर के या जानवर को लेकर के, तो वो सारे एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया में घोषित किया जाएगा, यानी वाइल्ड लाइफ या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क को घोषित किया जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा उस प्रोटेक्टेड एरिया को, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो देखिए ये की पॉइंट्स है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो हेमिस नेशनल पार्क, याद रखिएगा हेमिस नेशनल पार्क कहाँ पे, ये लद्दाख में, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क की बात करें, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क जो कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है। द्वीप राष्ट्रीय उद्यान अंडमान और निकोबार द्वीप में है। फर्स्ट मैरिन नेशनल पार्क, पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, कच्छ की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। और फ्लोटिंग नेशनल पार्क की बात करें, फ्लोटिंग नेशनल पार्क की बात करें तो केबुल लामजाओ नेशनल पार्क जो कि मणिपुर में है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा सा याद करते हुए चलिएगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रोटेक्टेड एरिया हम किसे कहेंगे, प्रोटेक्टेड एरिया, तो प्रोटेक्टेड एरिया उस रीजन को कहते हैं, उस जोन ऑफ लैंड को कहते हैं, उस समुद्र को कहते हैं जहां पे सर्टेन लेवल के प्रोटेक्शन या कंजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी एंड सोशल एनवायरनमेंट वैल्यूज हो, यानी संरक्षित क्षेत्र भूमि या समुद्र के क्षेत्र या क्षेत्र है
देखिए किसी भी एरिया को, किसी भी रीजन को कह सकते हैं, किसी भी जमीन के जोन को कह सकते हैं, किसी भी समुद्र एरिया को कह सकते हैं जहां पे जैव विविधता, सामाजिक पर्यावरणीय मूल्यों के संरक्षण के लिए कुछ निश्चित स्तर की सुरक्षा दी जाती है, जहां पे किसी भी लेवल का प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है। इन क्षेत्रों में मानवीय हस्तक्षेप और संसाधनों का दोहन सीमित है। आप देख सकते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन और रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन जो है उस पार्टिकुलर एरिया में लिमिटेड है, ये ध्यान में रख सकते हैं। उसी एरिया में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। प्रोटेक्टेड एरिया क्या है? प्रिंसिपल मैकेनिज्म आपको देखने को मिलेगा। संरक्षित क्षेत्र पृथ्वी पर जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख तंत्र है और इन सीटू जैव विविधता संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाइयों के रूप में कार्य करता है। आप देख सकते हैं ये प्रिंसिपल मैकेनिज्म आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को लेकर के बात कही जा रही है, जो कि पृथ्वी पर आपको देखने को मिलेगा। किस तरह से हम जैव विविधता के संरक्षण का एक महत्वपूर्ण मुख्य कारण हम कह सकते हैं, मुख्य तंत्र कह सकते हैं, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स भी इसको कहा जा सकता है इन से तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को लेकर के, उसी को लेकर के यहाँ पे बात कही जा रही है। ठीक है, नेशनल पार्क की अगर बात करें तो अब तक टोटल नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो 106 है। ठीक है, जो पूरे कंट्री का 1.33% एरिया को क्या करता है, कवर करता है। वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो 566 है, 3.72 इंडिया के एरिया को ये क्या करता है, कवर करता है। जून 2021 का डेटा है, ये ध्यान रखिएगा। कंजर्वेशन रिजर्व संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो 97 है, 0.14 कवर करता है। कम्युनिटी रिजर्व एक समुदाय संरक्षण को लेकर के बात की जा रही है, 214 है, 0.04 कवर करता है। प्रोटेक्टेड एरिया 993 टोटल है, 5.59% ये आपका कवर करता है। आप देख सकते हैं ये टोटल की बात कही जा रही है 993, ठीक है, 993 ये सब मिला करके, और टोटल कितना इंडिया के एरिया को कवर करता है तो 5.59% कवर करता है। संरक्षण को लेकर के, प्रोटेक्शंस को लेकर के बात करें संरक्षण की दृष्टि से तो हाई लेवल का रिस्ट्रिक्शंस आपको यहाँ पे लगाया जाता है नेशनल पार्क में, ताकि किसी भी तरह का कोई भी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा टास्क, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जीव के लिए सही नहीं है, वो चीज़ें यहाँ पे पूरी तरह से प्रतिबंध है। बहुत ज़्यादा लेवल का रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाए जाते हैं नेशनल पार्क्स में, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर रिजर्व फॉरेस्ट, फिर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो फिर राष्ट्रीय उद्यान के बाद वन्य जीव अभयारण्य, आरक्षित वन और संरक्षित वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शंस कहाँ पे होता है तो नेशनल पार्क्स में होता है, यहाँ पे हाई लेवल का रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। क्लियर, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट। अब भारत के संविधान में इसको किस लिस्ट में रखा गया है, सेंट्रल लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में, तो यही ध्यान रखिएगा। भारत के संविधान में वन और वन्यजीव भारतीय संविधान की समावर्ती सूची में शामिल है, याद रखिएगा। ना ही सेंट्रल लिस्ट में ना ही स्टेट लिस्ट में, यहाँ पे दोनों मिल करके काम करते हैं। इसलिए केंद्र सरकार वन्यजीव संरक्षण के लिए नीतियां और योजनाएं बनाती है। यही रीजन है कि केंद्र सरकार जो है पॉलिसीज और प्लान्स यहाँ पे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर के बनाती है। ठीक है, दूसरी तरफ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो उन चीज़ों को क्या करती है, इम्प्लीमेंट करती है, उन राष्ट्रीय नीतियों और योजनाओं को राज्य स्तर पर लागू करती है। ये ध्यान रखते हुए चलेगा, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नीतियां हैं वो बनाई जाती है। ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो ये आगे जाकर के भारत में वन्यजीव संरक्षण के लिए एक नीतिगत ढांचा पेश करता है। बोर्ड का गठन वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। देख सकते हैं इनके द्वारा एक पॉलिसी फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेकर के, यानी वन्यजीव संरक्षण के लिए। ये बोर्ड जो है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत यहाँ पे इसका गठन किया गया था। ठीक है, तहत किया गया था इसका गठन, और इसको जो चेयर करते हैं यानी इसकी जो अध्यक्षता की जाती है वो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। इस बोर्ड की अध्यक्षता ये ध्यान रख सकते हैं NBWL, ये ध्यान रखिएगा। वाइल्ड लाइफ की बात यहाँ पे कही जा रही है। समझ में आ रहा है? ये पूरा बेसिक्स पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है नेशनल पार्क्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर के। नेशनल बोर्ड की अगर बात करें वाइल्ड लाइफ को लेकर के, वन्यजीव के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की अगर बात करें तो ये एक स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत गठित एक सांविधिक संगठन है। ये ध्यान रखिएगा। स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देखिए स्टैच्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन वह ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके बारे में हमारे संविधान में कहीं पे भी कोई भी जिक्र नहीं किया जाता है। ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है और इसका गठन पार्लियामेंट से होकर के पास होकर के किया जाता है।
ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसका गठन यहाँ पे किया गया स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बात यहाँ पे कही जा रही है। इसका काम क्या होता है? एडवाइजरी का रोल, इसकी भूमिका प्रकृति में सलाहकार है, ठीक है, और केंद्र सरकार को देश में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए नीतियां और उपाय तैयार करने की सलाह देती है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है बोर्ड का? ताकि वो कंजर्वेशन को क्या कर सके? प्रमोट कर सके और वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को डेवलप कर सके। बोर्ड का प्राथमिक कार्य वन्य जीव जीवन और वनों के संरक्षण और विकास को बढ़ावा देना है। ये ध्यान में रखते हुए चलेगा। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। इसकी पावर क्या है? ताकि सभी वाइल्ड लाइफ रिलेटेड मैटर्स जो है और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इससे रिलेटेड, नेशनल पार्क्स और सेंचुरी से रिलेटेड, उन सभी को ये क्या करता है? रिव्यू करता है। इसके पास वन्य जीव से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करने और राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में और उसके आसपास परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति है। याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों में सीमाओं का कोई भी परिवर्तन नेशनल बोर्ड ऑफ फॉर वाइल्ड लाइफ के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाता है। तो नो अल्टरनेशन ऑफ बाउंड्रीज इन नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैन बी डन विदाउट द अप्रूवल ऑफ नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं किसी भी तरह का कोई भी अल्टरनेशन यानी कोई भी नई चीज़ें यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं की जाती है नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जब तक NBWL की तरफ से कोई भी सहमति नहीं आती है, अप्रूवल नहीं होता। कंपोजिशन की बात करें तो इसको चेयर्ड कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। टोटल 47 मेंबर होते हैं प्रधानमंत्री को शामिल करके, जिसमें से 19 मेंबर जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं, ठीक है। अन्य सदस्यों में 3 यहाँ पे देख सकते हैं, इनमें 19 सदस्य पदेन सदस्य होते हैं, मतलब परमानेंट मेंबर्स होते हैं। अदर मेंबर्स इंक्लूड 3 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। देखिए, अन्य सदस्यों में 3 संसद सदस्य होते हैं जो लोकसभा से 2 होते हैं और 1 राज्यसभा से होते हैं। 5 NGO से होते हैं। 10 जो होते हैं वो प्रख्यात पारिस्थितिकीविद से होते हैं, ठीक है, कंजर्वेशनिस्ट से होते हैं और संरक्षणवादी से होते हैं, पर्यावरणविद शामिल यहाँ पे होते हैं। ये ध्यान रख सकते हैं। तो 47 मेंबर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कौन कौन कहाँ से आते हैं? तो 19 मेंबर आपको एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। फिर आपके 3 मेंबर जो होते हैं वो पार्लियामेंट से होते हैं, 2 लोकसभा से 1 राज्यसभा से, ठीक है। 5 NGO से होते हैं, 27 10। फिर यहाँ पे आपको एमिनेंट इकोलॉजिस्ट वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये बाकी 10 रहते हैं, ये ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, ठीक है, क्लियर। नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ में मेक रिकमेंडेशन ऑन द सेटिंग अप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ नेशनल पार्क, सेंचुरी एंड अदर प्रोटेक्टेड एरिया। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों और अन्य संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना और प्रबंधन और उन क्षेत्रों में गतिविधियों के प्रतिबंध से संबंधित मामलों पर सिफारिश कर सकते हैं। यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यहाँ पे रिकमेंडेशन कर सकते हैं किसी भी तरह का नेशनल पार्क को मैनेज करने को लेकर के, अभयारण्य को मैनेज करने को लेकर के, या जितने भी संरक्षित क्षेत्र है उनको मैनेज करने को लेकर के, उनसे रिलेटेड जो भी रिस्ट्रिक्शंस एक्टिविटीज़ है उस एरिया पे जो लगाने को लेकर के, प्रतिबंध लगाने को लेकर के यहाँ पे सिफारिश कर सकती है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। ये ध्यान रख सकते हैं। उनके रिकमेंडेशन जो होंगे वो सारी चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे किसी भी तरह का मैनेजमेंट, नेशनल पार्क, सेंचुरी, अदर प्रोटेक्टेड एरियाज, वही बात कही जा रही है। स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ यहाँ पे एडवाइस करती है स्टेट गवर्नमेंट को, ताकि वो सेलेक्ट कर सके, मैनेज कर सके उस एरिया को जिसको प्रोटेक्ट एरिया कहा गया है। तो राज्य वन्य जीव बोर्ड, राज्य सरकार जो है, ठीक है, एक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, देखिए ध्यान रखिएगा, जो केंद्र लेवल पर वर्क करता है, और एक स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है। ये एडवाइस करती है राज्य सरकार को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में घोषित किए जाने वाले क्षेत्रों के चयन और प्रबंधन पर सलाह देता है। ये ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है, क्लियर, डन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे अमेंडमेंट हुआ है 2 बार, 2003 में हुआ है और 2006 में हुआ है संशोधन, ठीक है। अधिनियम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे अमेंडमेंट हुए हैं 2003-2006 में, ये ध्यान रख सकते हैं। इसमें क्या बोला गया है? भारत में पौधों और जानवरों की ये सुरक्षा प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इंडिया। इसका उद्देश्य क्या है? इन सारे अधिनियम का उद्देश्य क्या है? भारत की पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय सुरक्षा को ये क्या करता है? सुनिश्चित करता है। ये ध्यान रख सकते हैं। यह भारत में पौधों और जानवरों की सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये एक तरह से क्या करता है? नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज को, या जितने भी अधिनियम, जितने भी संरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है, उन सभी को क्या करता है? ये एक यहाँ पे
अधिनियम का उद्देश्य भारत की पारिस्थितिकी पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, भारत में अगर हम लोग बात करें तो 4 मेजर कैटेगरीज में प्रोटेक्टेड एरियाज को डिवाइड किया गया है। भारत में संरक्षित क्षेत्रों की 4 प्रमुख श्रेणियां हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों का गठन वन्यजीव अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया है। 4 कैटेगरीज कौन कौन से? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व। ये ध्यान रखिएगा, इन्हीं 4 कैटेगरी में इनका यहाँ पे इस प्रोटेक्टेड एरिया को डिवाइड किया गया है, ये वर्गीकृत किया गया है, ये ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, टॉप 10 राजेश नेशनल पार्क, ये आपको याद रखना है, कौन कौन सा नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर है, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। तो सबसे पहले हेमिस नेशनल पार्क 1981 में इसकी स्थापना हुई थथी। 4400 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, लद्दाख में है। यहाँ पे फेमस क्यों है? लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड के लिए ये फेमस है। दूसरा है डेजर्ट नेशनल पार्क, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। 3162 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, राजस्थान में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यहाँ पे फेमस है। सिमलीपाल नेशनल पार्क 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। 2750 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, उड़ीसा में ये आपका स्थित है। रॉयल बंगाल टाइगर और एशियन एलिफेंट के लिए ये आपका फेमस है। गंगोत्री नेशनल पार्क 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। 2390 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, उत्तराखंड में ये आपका है। गौमुख ग्लेशियर के लिए फेमस है। नामदफा नेशनल पार्क 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। 1985 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, अरुणाचल प्रदेश राज्य में आपको देखने को मिलेगा। फ्लोरा एंड फौना के लिए ये फेमस है। कागचेंजोंगा नेशनल पार्क 1977 की इसकी स्थापना हुई थी। 1784 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, सिक्किम में है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल के रूप में ये जाना जाता है। गुरु घासीदास संजय नेशनल पार्क 1981 की स्थापना हुई थी। 1440 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, छत्तीसगढ़ में है, टाइगर के लिए फेमस है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क 1965 की स्थापना हुई थी। 1412 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, गुजरात में है, एस्थेटिक लायन के लिए फेमस है। सुंदरवन नेशनल पार्क 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। 1330 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, वेस्ट बंगाल में है, विश्व धरोहर स्थल और रॉयल बंगाल टाइगर के लिए ये आपका फेमस है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 की इसकी स्थापना हुई थी। 1318 स्क्वायर किलोमीटर फैला हुआ है, उत्तराखंड में है और ये पहला नेशनल पार्क है भारत का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए बताइएगा इसका दूसरा नाम क्या है, सेकंड नेम, पहले किस नाम से जाना जाता था, ये बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अभी बताया, देखते हैं कितने लोगों को याद है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बाकी इसके साथ साथ यहाँ पे आपको करंट अफेयर की क्लासेस रोज सुबह 11 बजे रनिंग चल रही है। 11:45 पे करंट अफेयर की टेस्ट होती है। ये दोनों का पीडीएफ आपको अवेलेबल मिल सकता है 299 पर मंथ के प्राइस पर। बिहार न्यूज़ यहाँ पे आपका रनिंग चल रहा है 149 पर मंथ के पर मंथ यहाँ पे आपको पीडीएफ यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। करंट अफेयर का यहाँ पे आपको नोट्स और एमसीक्यू, मंथली एमसीक्यू आपको पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है एक तरह से मैगजीन्स के रूप में, फरवरी से अक्टूबर 2021 तक। तो इसको आप खरीद सकते हैं। और नवंबर 2021 से मार्च 2022 तक नोट्स और एमसीक्यू अवेलेबल है 399 ओनली। ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस तरह के वीडियो को, अगर इस तरह के यहाँ के पीडीएफ की रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ पे व्हाट्सअप करें, यहीं पे आपको सारे पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए चले। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिएगा टाइमली नोटिफिकेशन के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।